देखिए कल एग्जाम्शन में जितना पार्ट पढ़ लिया था वो ये था कि पावर किसके पास है एग्जाम्शन ग्रांट करने की, गवर्नमेंट के पास। किसकी रिकमेंडेशन पे करती है, जीएसटी काउंसिल की। किस किस को एग्जाम कर सकती है, गुड्स को भी और सर्विसेज को भी, थ्रू नोटिफिकेशन या ऑर्डर लाकर, नोटिफिकेशन के थ्रू या ऑर्डर लाके। और अगर उसमें क्लैरिफिकेशन 1 साल के अंदर देती हैं तो वो क्लैरिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाएगा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से फ्रॉम द सेम डेट जो नोटिफिकेशन की डेट है। इसके अलावा 2 तरीके का एग्जाम्शन आ सकता है, कंडीशनल अनकंडीशनल। कंडीशनल जो होगा वो तो आपकी मर्जी, आप लेना चाहे लीजिए, नहीं लेना चाहे कंडीशन पूरी मत करिए मत लीजिए एग्जाम्शन। लेकिन अगर अनकंडीशनल है तो किसी के पास कोई चॉइस नहीं है, मैंडेटरी होता है, एवरीवन हैज टू टेक द एग्जाम्शन। वैसे भी लोग एग्जाम्शन लेंगे इसलिए फिर भी गवर्नमेंट ने लिख दिया। हमारे कोर्स में गुड्स का एग्जाम्शन नहीं है, मैं आपको बताता हूं। यहां गुड्स का एग्जाम्शन दिया हुआ है बट इट इज नॉट इन कोर्स। गुड्स का जो एग्जाम्शन है ये सारा इन्होंने दिया हुआ है, लिस्ट कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे दी हुई है लिस्ट, दैट इज ओनली सम एग्जाम्पल्स। तो ये जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि पोटैटोज पे, मिल्क पे, लस्सी पे, इंडियन फ्लैग पे, प्लास्टिक बैंगल्स पे, लाइव फिश बेचते हैं ना, फिश टैंक्स वगैरह लोग अपने घर पे फिशेस वगैरह लगाते हैं, इन सब पर जीएसटी नहीं है। बट गुड्स वाला हमारे कोर्स में भी नहीं, मेन आता है लिस्ट ऑफ सर्विसेज वाला। सर्विसेज की जो एग्जाम्शन दी गई है बेटे वो एंट्रीज करके दी है, एंट्री, और टोटल एंट्रीज जो है हमारी वो 81 है। इट मींस हमारे पास जो एग्जाम्शंस हैं वो टोटल है 81 एग्जाम्शंस जिनको हमें रीड आउट करना है। 81 एग्जाम्शंस हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। इसमें सबसे पहली एग्जाम्शन जो आती है वो आती है चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। ये थोड़ा सा ग्रीन की वजह से देखने में दिक्कत होती है इसमें। चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी, देखो आपकी स्टडी ने क्या किया है, जो टोटल 81 एंट्रीज है ना, इन 81 एंट्रीज में से इन्होंने क्लासिफिकेशन कैसे करा, इन्होंने सीरियली नंबर्ड नहीं लिए। जैसे मान लीजिए रिलीजियस ट्रस्ट है, इन ट्रस्ट के पास अगर टोटल पूरी 81 में से 7 to 8 एग्जाम्शन रिलीजियस ट्रस्ट को मिलती है, कोई एंट्री नंबर 60 में एग्जाम्शन मिलती है, कोई एंट्री नंबर 1 में एग्जाम्शन मिलती है, कोई एंट्री नंबर 14 में एग्जाम्शन मिलती है, इस तरीके से जो भी एग्जाम्शंस हैं 80 में एग्जाम्शन मिलती है। तो इन सारों को क्लब करके उन्होंने एक हेडिंग दे दिया। तो इसका मतलब सीरियली नंबर्ड आपको एग्जाम्शन नहीं मिलेंगी। आपको एग्जाम्शन क्या होंगे, रिलीजियस ट्रस्ट से उठकर जितनी भी एग्जाम्शन होगी जहां जहां रिलीजियस ट्रस्ट का जिक्र किया गया होगा उन सबको मिलाकर इन्होंने अपना एक हेडिंग बना दिया आपकी स्टडी में। ठीक है, तो ऐसे 4-4, 5-5 क्लब करके हमें पढ़नी होगी। तो जो इन्होंने हेडिंग बनाया, सबसे पहले अगर हम देखें तो इन्होंने सबसे पहला जो टॉपिक दिया, आप अपनी बुक में देखिएगा, उस पर लिखा है सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। और इसके अंदर अगर अब आप सीधे सीधे जाएंगे तो यहां पर 4 पार्ट में दिए इन्होंने कौन कौन सी एंट्रीज बोली है। पहला एंट्री नंबर 1, फिर एंट्री नंबर 13, सो ऑन एंट्री नंबर 60 एंड एंट्री नंबर 80। ये 4 एंट्रीज थी जिनको मिलाकर रिलीजियस ट्रस्ट ने एग्जाम्शन, रिलीजियस ट्रस्ट को एग्जाम्शन मिला हुआ है इसमें जीएसटी में। तो इन्होंने चारों इकट्ठी एक साथ कर ली। सबसे पहली इन्होंने बताया, सबसे पहला जो इन्होंने लैंग्वेज यूज किया वो किया सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA। अगर कोई भी देखिए रिलीजियस ट्रस्ट होना या कोई भी ट्रस्ट होना, ये यहां पर रिलीजियस और चैरिटेबल दोनों ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, रिलीजियस एंड चैरिटेबल दोनों ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, रिलीजियस एंड चैरिटेबल दोनों ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि अगर कोई एंटिटी सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड हो जाती है, इनकम टैक्स का एक एक्ट है सेक्शन 12AA, जो इनकम टैक्स का एक्ट
कहता है कि अगर कोई भी चैरिटेबल काम करने वाला हमारे यहाँ 12AA में रजिस्टर्ड हो जाएगा तो हम उसको 80G और ये सारे डिडक्शंस के लिए भी एप्लीकेबल कर देंगे, प्लस उसको अपनी इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर 85% एक्सपेंडिचर करेगा वो उस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा एंटिटी और सेक्शंस में भी रजिस्टर्ड होती है, 1023C और बहुत सारे सेक्शंस होते हैं इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होने के लिए। यानी मैं अगर कोई चैरिटेबल काम कर रहा हूं तो उस काम को करने के लिए अगर मैं इनकम टैक्स अथॉरिटी को अप्रोच करता हूं और कहता हूं कि आप मुझे 12AA में रजिस्टर्ड कर दीजिए, तो बेनिफिट क्या होगा कि मेरे पास अगर 2 करोड़ रुपए आएंगे तो उसका 85% मुझे खर्च करना पड़ेगा और रिमेनिंग 15% में मुझे कोई टैक्स नहीं देना है, दैट आई कैन एक्यूमुलेट। इसी तरीके से और भी सेक्शन है, 1023C है, उसके अंदर कई सारे क्लॉज हैं जिनमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो यहां वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई आप चैरिटेबल या रिलीजियस काम करते हैं और आपकी एंटिटी लेकिन केवल किस सेक्शन में रजिस्टर्ड है, 12AA, इसका अंदर 1023C वाले सेक्शन से मतलब नहीं है, अगर 12AA ऑफ इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है और वो क्या काम कर रही है, चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रही है, तो एग्जम्पशन मिलेगी। ये बात बोली गई है, ये बात बोली गई है एंट्री नंबर 1 में। अब हमारे सामने एक मेजर बात आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी। एक तो हमें इसका मीनिंग समझना है, यानी प्लीज एंट्री नंबर 1 क्या कह रही है कि 12AA में रजिस्टर्ड होनी चाहिए एंटिटी और क्या काम कर रही हो, चैरिटेबल काम कर रही हो। अगर ये दोनों बातें पूरी हो गई तो उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा। आपकी बुक ने हेडिंग बनाया स्टडी ने सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी, इनकी जितनी भी सर्विसेज टोटल 81 एंट्रीज में डिफाइंड होंगी वो सारी इन्होंने यहां क्लब कर ली हैं। ठीक है, अगर आप यहां देखें तो लिखा है एंट्री नंबर्स और फिर डिस्क्रिप्शन दिया है। तो पहला तो ये आया जिसमें हमें समझना है कि भाई 12AA वाली एंट्री चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। तो आप नीचे आइए, यहां एनालिसिस एक लिखा हुआ है, एनालिसिस। एनालिसिस में अगर हम जाते हैं तो एनालिसिस में क्या आ रहा है, एंट्री नंबर 1 से रिलेटेड एनालिसिस। एंट्री नंबर 1 से रिलेटेड एनालिसिस में कह रहे हैं एग्जाम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA। एक तो 12AA ऑफ इनकम टैक्स में आपके एंटिटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और काम क्या कर रही हो, चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या है। चैरिटेबल एक्टिविटी 4 है, जरा आप देख लीजिएगा, 1, 2, 3 और 4। प्लीज मेरी बात समझिए, 1, 2, 3 और 4। ये मैं ग्रीन देख नहीं रहा इसलिए मैं पहले येलो कर देता हूं, दिख जाएगा। इसका मतलब एंट्री नंबर 1 कहती है दो बातें पूरी कर लीजिए, 12AA में रजिस्टर्ड होनी चाहिए आपकी एंटिटी प्लस चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही हो। ये तो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाने के बाद चैरिटेबल एक्टिविटी भी केवल कितनी है, 4। इसका मतलब मान लीजिए स्टूडेंट्स प्राइड चैरिटेबल 12AA में रजिस्टर्ड है। 12AA में गवर्नमेंट कहते हैं जो भी चैरिटेबल काम कर रहे हैं उन सबको हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं सर्टेन कंडीशंस के बाद। मैं 12AA में रजिस्टर्ड हूं बट इन 4 के अलावा मैं 5वीं एक्टिविटी करता हूं तो मैं जीएसटी 100% मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा। 6ठी एक्टिविटी करता हूं, जीएसटी मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा। कब बचूंगा, जब मैं ये 4 एक्टिविटी करता हूं और किस में रजिस्टर्ड हूं, 12AA। मैं 4 एक्टिविटी करता हूं बट मैं 12AA में रजिस्टर्ड नहीं हूं तो भी मुझ पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो एंट्री नंबर 1 केवल कब अलाउ कर रहा है, जब आप 12AA में रजिस्टर्ड हो, चैरिटेबल एक्टिविटी करते हो। क्या है चैरिटेबल एक्टिविटी, सबसे पहले पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ, आप पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटी करते हो, एक्टिविटीज रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ हो। और पब्लिक हेल्थ में भी किस तरीके के काम करते हो, केयर करते हो या काउंसलिंग करते हो, केयर करते हो या काउंसलिंग करते हो। किनका, टर्मिनली इल पर्सन्स और पर्सन विद सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी। जो भी लोग इल हैं या फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी से हैं उनको आप उनके केयर और काउंसलिंग सेशन करते हैं। यानी एक ट्रस्ट है जिसका काम क्या है, पागल लोगों को काउंसिल करना या डिसेबल लोगों को काउंसिल करना, ठीक है, या बहुत ज्यादा जो इल पर्सन है उनके लिए काउंसिल करना। एचआईवी या एड्स से रिलेटेड अगर लोग हैं उनको काउंसिल करना। जो नार्कोटिक ड्रग्स और अल्कोहल कहते हैं ना, नशा मुक्ति केंद्र है,
तो अगर किसी कोई जना नशा मुक्ति केंद्र में जाता है, यानी वहां पर नशे के खिलाफ बातें बताई जाती हैं कि नशे से बचना चाहिए, नशे से क्या क्या नुकसान है, वो सारे बताए जाते हैं। उससे रिलेटेड केयर करी जाती है उन लोगों की, उन लोगों को 7-8-10 दिन अपने यहाँ भर्ती कर दिया जाता है और उन्हें काउंसिल किया जाता है, अगर आप ऐसा काम करते हैं। या आप पब्लिक अवेयरनेस, प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन से रिलेटेड आप कोई काउंसलिंग या केयर के काम करते हैं। तो फर्स्ट ए पार्ट, ए के भी 4 पार्ट। तो मैं 12AA में रजिस्टर्ड हूं और मेरा काम क्या है, मेरा एक काउंसलिंग सेंटर है जिसमें मैं क्या करता हूँ, HIV एड्स वाले लोग जो आते हैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ, या जो मेंटल फिजिकल डिसेबल्ड है उनकी काउंसलिंग करता हूँ, या जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ, या हम फैमिली प्लानिंग के क्या फायदे हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ मतलब बीमारियां ना हो उससे रिलेटेड हम केयर काउंसलिंग सेशंस चलाते हैं, HIV इन्फेक्शन से ना हो उससे रिलेटेड चलाते हैं। तो सेकंड, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअल और योगा। बाबा रामदेव, पतंजलि, वो योगा का एडवांसमेंट के लिए काम करते हैं। कोई स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन के एडवांसमेंट के लिए अगर कोई काम करता है और 12AA में रजिस्टर्ड है, तो अगर वो कोई पैसा भी लेता है तो GST पे एग्जम्पशन मिलेगा। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम एंड स्किल डेवलपमेंट, अगर आप कोई एजुकेशनल प्रोग्राम चलाते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं, किन लोगों से रिलेटेड, एबंडेंट, ऑर्फनेज और होमलेस चिल्ड्रन के लिए, इनको एजुकेशन देते हैं, अनाथ बच्चों के एजुकेशन का प्रोग्राम करते हैं, या उनके अंदर कोई स्किल डेवलपमेंट, भाई उनको कोई कोर्सेज सिखा देते हैं जिससे कोई स्किल डेवलपमेंट हो। फिजिकली और मेंटली एब्यूज्ड, ट्रोमेजाइज्ड पर्संस करते हैं, प्रिजनर्स के लिए काम करते हैं, या पर्संस ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज, इनके लिए अगर इनको एजुकेशन प्रोग्राम्स देते हैं। एक बात बताइए, हम गांव में, विलेज में एक एजुकेशनल कैंप चलाते हैं, साक्षरता अभियान। ये कैंप चलाता है एक ऑर्गेनाइजेशन XYZ जो 12AA में रजिस्टर्ड है, एजुकेशनल प्रोग्राम चलाता है, और इस प्रोग्राम में वो फीस लेता है 100 रुपए। और किन लोगों के लिए चलाता है, जो भी 20 से 60 साल तक के लोग होंगे, इन लोगों को एजुकेट करने के लिए। बताइए एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। अनुष्का, हिया आप बताइए एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, रीजन क्या है एग्जम्पशन ना मिलने का, 60 इयर्स तक का, जबकि होना क्या चाहिए था 65 ईयर्स। अच्छा, ये 65 इयर्स से अबव वालों के लिए कैंप चलाते हैं, इनसे पैसा लेते हैं, एग्जम्पशन मिलेगी, 12AA में रजिस्टर्ड है, एग्जम्पशन मिलेगी। बट इन्होंने कहा 65 इयर्स के लिए गांव में चलाया, इसके बाद शहर में भी आ गए, इन बुड्ढों के लिए शहर में भी इन्होंने कैंप चलाया, और इन्होंने कहा कि भाई जो 65 साल से ऊपर के बुड्ढे हैं, वो चाहे शहर के हो चाहे गांव के हो, हम उनके लिए साक्षरता अभियान चलाएंगे, जहां हमें कोई अनएजुकेटेड मिलेगा हम उसे पढ़ाएंगे। आकांक्षा, स्विच ऑफ योर, या अभी मुझे बताइए, तो क्या इनके लिए एग्जम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि ये शहर के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा, कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। बट एक बार जब आप 2-4-5 बार मेरे सेशन सुनते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगी एग्जम्पशंस, है ना। 3 से 4 सेशन लगेंगे, बट आपको क्या करना है, सुनते रहना है, बार बार याद रखना है। तो प्लीज जरा देखिए। अच्छा, गांव के बुड्ढों के लिए ही करते हैं हम, लेकिन हम 12AA में रजिस्टर्ड ना होते। स्टूडेंट प्राइड ने सोचा यार एक काम करते हैं, गांव में जाके ये 15 अगस्त पे लोगों के लिए 10 दिन का साक्षरता अभियान कैंप लगा देते हैं। लोगों ने पूछा आप कौन, हमने कहा हम समाज सेवी संस्था है। बोले कहां पर रजिस्टर्ड, हमने कहा कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है, हम तो बस समाज सेवा कर रहे हैं, 100 रुपए लेंगे, किट बांट देंगे उन्हें, तो हमें एग्जम्पशन मिलती क्या। अच्छा, 12AA में रजिस्टर्ड नहीं हूं, बट इनकम टैक्स के एक सेक्शन 1023C में रजिस्टर्ड हूं, मिलती क्या एग्जम्पशन, तो भी नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा समझ गया। एंड फोर्थ, 4 पार्ट थे, 4 में जो सब पार्ट है उनमें भी कुछ ना कुछ हो गया। तो प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए आप काम करते हैं, वाटर शेड, फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ, इनके लिए आप काम करते हैं। तो एंट्री नंबर 1 इज ओवर।
एंट्री नंबर 1 क्या कहती है? दो कंडीशंस। टोटल एंट्रीज कितनी है जल्दी बताओ? 81 टोटल एंट्रीज हैं। आउट ऑफ दैट टोटल एंट्रीज एंट्री नंबर 1 क्या कहती है? चैरिटेबल एंड रिलीजियस काम करिए, चैरिटेबल या रिलीजियस काम एक्टिविटीज करिए, बट करेगा कौन? 12 AA में रजिस्टर्ड चैरिटेबल एक्टिविटी अगर आप काम करेंगे। एंट्री नंबर 1 चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए कहती है, सॉरी रिलीजियस नहीं, चैरिटेबल एक्टिविटी करिए। और चैरिटेबल एक्टिविटी भी कौन करेगा? 12 AA में रजिस्टर्ड। और चैरिटेबल एक्टिविटी भी इन्होंने बोल दी केवल कितनी है? 4, 1 2 3 4। ठीक है, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में दूंगा, बहुत सारे दूंगा, लगभग 50-60 क्वेश्चंस दूंगा, तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर हो जाएगा। अब जरा देखिए, एक 12 AA में रजिस्टर्ड है एक ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? मैं जरा पहले ग्रीन एरिया अंडरलाइन कर दूं। एक 12 AA में रजिस्टर्ड है। अनुष्का आप अपना स्विच ऑफ कर लीजिएगा, अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी, अब यहां पे क्या कह रहे हैं? 12 AA में एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, और वो क्या कर रही है? एडवर्टाइजिंग राइट दे रही है एक पर्सन को कि मेरी प्रीमाइसेस के ऊपर, जो चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रीमाइसेस है, इसके ऊपर अपना एडवर्टाइजमेंट कर ले, और इसके लिए पैसे चार्ज कर रही है। बताइए, 12 AA में रजिस्टर्ड है, जैसे हमारी बिल्डिंग है, यहां पे हमारा जो है वही केयर काउंसलिंग का काम होता है। इसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा आया, बोला साहब मैं बड़ा होर्डिंग लगाऊंगा, जो भी लोग निकलेंगे वो होर्डिंग देखेंगे, मैं इसके लिए आपको 20,000 रुपए दे देता हूं। तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की 20,000 रुपए की इनकम और हो गई। बताइए, क्या उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उन 4 एक्टिविटीज के अलावा काम कर रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमारा पॉइंट नंबर 1, एंट्री नंबर 1 हो गया ओवर। इसके बाद एंट्री नंबर 13 में भी डिफाइंड है, एंट्री नंबर 13 में भी डिफाइंड है चैरिटेबल से रिलेटेड बातें। तो कहते हैं सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ। एंट्री नंबर 1 पूरी हो गई, एंट्री नंबर 13, ये सारी एंट्रीज किनके बारे में बात कर रहे हैं? चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज की। तो रिलीजियस एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो अगर कोई पर्सन सर्विस दे रहा है, रिलीजियस सेरेमनी करा रहा है, जैसे बच्चा हुआ किसी की, मुंडन सेरेमनी होगी, पंडित जी आए, उन्होंने मुंडन की सेरेमनी करी, तो जब वो सेरेमनी कराएंगे और उसके बदले में वो दक्षिणा वगैरह लेंगे, तो वो कहेंगे, जब उनसे कहा जाएगा, वो कहेंगे कि भाई साहब यहाँ 10,000 रुपए मेरी फीस हुई पूजा कराने की प्लस जीएसटी, तो उनसे कहा जाएगा आप जीएसटी नहीं ले सकते, क्योंकि आप किसमें आ गए हैं? एंट्री नंबर 13 में। तो एंट्री नंबर 13 क्या कहती है? अगर कोई पर्सन बाय वे ऑफ रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करता है, कोई रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करता है, रेंटिंग ऑफ प्रीसेंट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस, प्रीसेंट्स मतलब लगा हुआ प्लेस। तो प्रीसेंट्स क्या होता है? कोई मंदिर है, तो मंदिर में कोई अगर प्लेस मंदिर का लगा हुआ है, या मंदिर के अंदर ही कोई प्लेस है, या मंदिर की इमीडिएट विसिनिटी पे कोई प्लेस लगा हुआ है, और अगर हम उसे रेंट पे दे देते हैं, तो रेंटिंग ऑफ प्रीसेंट ऑफ रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक ओन्ड और मैनेज्ड बाय एंटिटी रजिस्टर्ड एज ए चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट अंडर 12 AA ऑफ द इनकम टैक्स और अ ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड 1023C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और अ बॉडी कवर्ड अंडर 1023B। यानी कोई रिलीजियस प्लेस है, जो प्लेस जनरल पब्लिक के लिए बना हुआ है, जैसे मंदिर वगैरह होते हैं, और मैनेज कर रहा है उन्हें कोई ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है कहां, किन सेक्शंस के अंदर बच्चों? 12 AA में, या 1023C5 में, या 1023BA में। अगर इनके अंदर कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, और वो ट्रस्ट मैनेज क्या कर रहा है? एक प्लेस को, और उस प्लेस ने कोई रेंट पे दे दी है अपनी जगह, रेंट ऑफ प्रीसेंट्स, अपनी कोई जगह किराए पर दे दी है, तो वो किराया एग्जम्प्ट होगा। किस एंट्री के अंदर आता है? एंट्री नंबर 13 में। लेकिन अगर वो रूम किराए पे दे रहे हैं, तो 1,000 और मोर अगर चार्ज हुआ तो टैक्सेबल होगा। अगर प्रीमाइसेस किराए पे दे रहे हैं, किस काम के लिए? ठीक है,
कम्युनिटी हॉल देते हैं, रेंटिंग ऑफ प्रीमिसेस दे रहे हैं, कम्युनिटी हॉल दे रहे हैं, ये सब एरिया दे रहे हैं 10,000 और मोर पर डे पे, या शॉप दे रहे हैं 10,000 और मोर पर, तो टैक्सेबल होगा। प्लीज मेरी बात समझिए। एक एक हमारे पास टेम्पल है, ये टेम्पल 1023 CV में 5th पे रजिस्टर्ड है। ये टेम्पल का एक शॉप टेम्पल से लगी हुई है, साइन टेम्पल है, और साइन टेम्पल ने अपने बराबर में पूजा के उसके लिए प्रसाद के लिए एक शॉप किराए पर दी थी, और शॉप से रेंट लेना शुरू कर दिया 7,000 पर मंथ। जीएसटी वालों ने बोला है 7,000 पे रेंट टैक्स लगेगा, आप बताइए जीएसटी लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा। आप कहेंगे देखिए रिलीजियस या चैरिटेबल एक्टिविटी जब भी हमारी नजर में आएगी हम अपना स्टडी का पहला क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहले क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये रिलीजियस काम कर रहा है, टेम्पल है, हम गए पहले में। पहले के अंदर एंट्री नंबर 13 डिफाइंड है। 13 कहती है आप 1023C5 में रजिस्टर्ड है तो कोई बात नहीं है। एंट्री नंबर 1 मना कर रही थी, जो 4 एक्टिविटी थे वो 12AA वाले ही करेंगे, लेकिन ये रेंट वेंट पे देने का काम ये भी कर सकते हैं। इन्होंने शॉप को किराए पर दिया, कौन सी जगह दी? जो मंदिर की जगह थी, मंदिर से लगी हुई है, मंदिर के अंदर की जगह। मंदिर किस यूज में होता है? जनरल पब्लिक के लिए। मंदिर मैनेज कौन होता है? ट्रस्ट से। ट्रस्ट कहां रजिस्टर्ड है? 2023CV में। और रेंट पे दिया, कोई बात नहीं, और रेंट कितना लिया? 7,000 पर मंथ, विच इज लेस देन 10,000, हेंस देयर इज नो GST। बात समझ में आई? तो यहां सिर्फ अमाउंट इज इंपॉर्टेंट, अमाउंट इज इंपॉर्टेंट, एक्टिविटी इज नॉट। मैं किस काम के लिए दे रहा हूं मैटर नहीं करता, मैं कितने रुपए में उसे किराए पे उठा रहा हूं वो मैटर करता है। और मेरा रजिस्ट्रेशन के लिए भी केवल 3 ही ऑप्शन है मेरे पास, 12AA, ये और ये। ठीक है जी। अनुष्का आपके पास से वॉइस आ रहा है, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप। ठीक है, इससे रिलेटेड देखिए एनालिसिस में इन्होंने क्या कहा। नाउ जरा देखें आपकी बुक ने क्या दिया है। हॉस्टल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट। अच्छा, ट्रस्ट अगर हॉस्टल पे उठा रहा है, पहले बताइए, ट्रस्ट अगर हॉस्टल पे उठा रहा है, ट्रस्ट का काम क्या है? चैरिटेबल काम करना, और उसने क्या करा है? हॉस्टल पे उठा दिया, बच्चों को हॉस्टल में दे दिया। ठीक है, तो यहां पर अब मेजर बात आती है, हम हॉस्टल के लिए जगह दे रहे हैं। एक ट्रस्ट है जो एजुकेशनल काम कराता है, प्लीज मेरी बात समझिए। एक ट्रस्ट है जिसका काम क्या है? एजुकेशन कराना, जैसे स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं। पहले बताइए ये स्कूल कॉलेजेस एंट्री नंबर 1 में आएंगे या नहीं आएंगे? एंट्री नंबर 1 चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं आएंगे, तो स्कूल कॉलेज चैरिटेबल एक्टिविटी में नहीं आएंगे। हॉस्टल में उठाना इज अ कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई ऑब्वियसली की मेन एक्टिविटी इनकी हॉस्टल है, वो एजुकेशन है, उसके अंदर हॉस्टल आता है, तो किसी भी हाल में वो जब मेन एक्टिविटी एग्जाम नहीं हो रही तो हॉस्टल भी एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, वो बात अलग है कि कहीं और एग्जाम हो जाए। तो हॉस्टल एकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट टू स्टूडेंट डू नॉट फॉल विद द एम्बिट ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी, यहां नहीं फॉल करा। फिर हमने कहा कहीं एंट्री नंबर 13 में चले जाएं। एंट्री नंबर 13 क्या कहती है कि आप चैरिटेबल या रिलीजियस वाला प्लेस जहां पब्लिक इजीली आ सकती हो। क्या स्कूल कॉलेज ऐसा कोई काम करते हैं जो पब्लिक प्लेस का होता है? पब्लिक कभी भी आ जा सकती है। जैसे मंदिर में हम गए, इस समय मेरा को डर लग रहा है, मंदिर चला गया, क्या ऐसा स्कूल कॉलेजेस में जा सकते हैं आप? तो नहीं जा सकते, तो उनका किराए पे उठाना एंट्री नंबर 13 में भी नहीं आएगा। तो ये सिर्फ एंट्री नंबर 1 से, बहरहाल ये एग्जाम्प्ट नहीं होगा। ठीक, तो ये यहां पर एग्जाम्प्ट तो नहीं होगा ना 1 में ना 13 में। इसके लिए एक सेपरेट एंट्री 14 दी गई है, वो मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं एजुकेशनल से रिलेटेड पढ़ाऊंगा। तो अभी तो आपके हिसाब से एग्जाम्पशन नहीं है, 14 में एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अब जरा इसके अलावा और इन्होंने
योगा कैंप्स अरेंज कर रहे हैं, मेडिटेशन कैंप अरेंज हो रहे हैं, योगा और मेडिटेशन कैंप अरेंज कर रही है कोई ट्रस्ट। पहले बताइए एंट्री नंबर 1 का पार्ट बनेगी या नहीं? एंट्री नंबर 1 बनेगी। तो योगा और मेडिटेशन कैंप अगर आप अरेंज कर रहे हैं और उस कैंप के अंदर आप लोगों के रहने की फीस भी ले रहे हैं, पहले बताइए एग्जम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? भाई मैंने कैंप अरेंज करा, आप कैंपिंग के पैसे तो लूंगा ही ना, कैंप वैम्प के अरेंज करने के, वहां की फूडिंग लॉजिंग के पैसे लूंगा। पहले बताइए ये कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है, जबरदस्ती ले रहा हूं या उसका पार्ट है? मेरा हाँ, मेरा कैंप परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा, मेरा कैंप परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा अगर जो है मैं वहां पे फूडिंग लॉजिंग नहीं कराऊंगा, तो फूडिंग लॉजिंग लूंगा। अब कंपोजिट हो गई, कंपोजिट में हम किसके अकॉर्डिंग टैक्स लगाते हैं? मेन के अकॉर्डिंग। मेन क्या है? मेडिटेशन और योगा कैंप। अगर मेन एग्जम्प्ट है तो बाकी सब भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। ध्यान आ रहा है कंपोजिट सप्लाई? तो जरा प्लीज देखिएगा, थोड़ा थोड़ा बारीक है, थोड़ा टेक्निकल है, बट समझ में आएगी बात। मेन है योगा और मेडिटेशन कैंप, इसके चक्कर में साहब मुझे फूडिंग लॉजिंग भी देनी पड़ी, रहना भी देना पड़ा, उनके पैसे मैंने लिए। लोगों ने आके कहा इस पैसे पे टैक्स लगेगा, मैंने कहा भाई साहब बात समझने की कोशिश करिए, योगा कैंप सफल ही नहीं हो सकता अगर मैं वहां 7 दिन का कैंप है, वहां मुझे खाना वाना देना पड़ेगा, ये सारे टेक्निकल चीजें देनी पड़ेंगी। तो ये कंपोजिट सप्लाई है, और कंपोजिट सप्लाई टैक्सेबल होती है मेन सप्लाई के अकॉर्डिंग। मेन सप्लाई है योगा। अगर योगा एग्जम्प्ट हो गया तो सब एग्जम्प्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है साहब, अगर योगा आपका एग्जम्प्ट हो गया तो सारी चीजें एग्जम्प्ट हो जाएंगी। अब योगा एग्जम्प्ट हो सकता है अगर एंट्री नंबर 1 में फॉल कर गया। एंट्री नंबर 1 ने 4 एक्टिविटीज कही है जिसमें योगा आती है, तो वहां आ गई। अब एग्जम्पशन सिर्फ एक केस में बच सकती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन कौन हो? 12 AA में रजिस्टर्ड। तो प्लीज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन, लो 12A में रजिस्टर्ड है, और ये क्या कर रहे हैं? योगा का कैंप लगा रहे हैं, तो पूरी बात हो गई, तो ये एग्जम्प्ट हो गए। अब एग्जम्पशन के चक्कर में अगर इन्होंने कोई और रेजिडेंशियल प्रोग्राम वगैरह करें हैं तो वो सारे भी क्यों हो जाएंगे? आपके एग्जम्प्ट होंगे, शैल ऑल्सो बी एग्जम्प्ट। लॉजिक क्या होगा उसका एग्जम्पशन होने का? बिकॉज किसके अंदर आ जाएंगे वो? कंपोजिट के। और कंपोजिट सप्लाई किस अकॉर्डिंग लगती है? मेन, जो मेन है उसके अकॉर्डिंग। बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। आ गया? ही आपको भी आ गया आकांक्षा? चलो बढ़िया। थोड़ा टेक्निकल है बेटा ये, थोड़ा जीएसटी में इट विल टेक टाइम, मगर आप आराम से करते रहिए, फिर ये सारे लेक्चर्स मैं आपको दे दूंगा। जब भी आपको दिक्कत आए सुनते रहिए, सुनने से ही याद हो जाएगा। तो अब टोटल जो इनका फर्स्ट नंबर है, उस फर्स्ट नंबर के अंदर ये जो सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज है, इसके अंदर इन्होंने 4 पार्ट बांटे। अब एंट्री नंबर 60, टोटल एंट्रीज है 81, एंट्री नंबर 60। अगर हम एक्ट पे कभी भी जाएंगे तो एक्ट ने तो 1 2 3 4 एक साथ लिखे हुए हैं, ठीक है? तो एंट्री नंबर 60, सर्विसेज बाय अ स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। एक स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेसिफाइड मतलब डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिलीजियस पिलग्रमेज के रेस्पेक्ट में फैसिलिटेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर, वो कह रहे हैं सर्विसेज बाय अ स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रमेज फैसिलिटेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर बायलैटरल एग्रीमेंट अरेंजमेंट। मतलब गवर्नमेंट यात्राएं कराती है ना, रिलीजियस यात्रा, हज यात्रा कराती है, अमरनाथ की यात्रा कराती है। अगर वो यात्रा कौन करा रहा है? स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, और उसका बायलैटरल अरेंजमेंट है किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ, तो एग्जम्पशन मिल जाएगी। प्लीज जरा समझिए, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन को एग्जम्पशन मिलेगी? जो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, और वो काम क्या करा रही हो? पिलग्रिमेज यानी यात्राएं करा रही हो, रिलीजियस यात्राएं करा रही हो, और वो यात्रा भी कौन अरेंज करता हो? गवर्नमेंट, और उसका गवर्नमेंट के साथ क्या हो? बायलैटरल अरेंजमेंट, तो एग्जम्पशन मिल जाएगी। मेन बात है, क्या हर ऑर्गेनाइजेशन को एग्जम्पशन मिल जाएगी? द आंसर इज नो।
हर ऑर्गेनाइजेशन को एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। जैसे क्या है, स्टूडेंट्स प्राइड ने कहा कि इस बार हम अमरनाथ यात्रा कराएंगे, और हमने एक बस अरेंज करी। बस अरेंज करने के बाद हमने अमरनाथ यात्रा शुरू कर दी, और हम 12AA में रजिस्टर्ड भी हैं। हमने लोगों से पैसे लिए, एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बताइए पहले मुझे। क्योंकि इसमें 12A का कोई रोल ही नहीं है, ये एंट्री नंबर 60 है। पहली बात, इसका 12AA से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज, हर बार 12AA कूद के आ जाएगा, आपको समझना नहीं है। एंट्री नंबर 60 का 12AA से मतलब नहीं। आप कहेंगे गौरव सर 12AA छोड़िए, आप क्या वो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है? मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं हूं या नहीं हूं। तो आपने कहा आपको एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन और आपका गवर्नमेंट के साथ अरेंजमेंट हो। तो मैंने कहा कौन होती है स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उन्होंने डिफाइन करी 60 में। कहां डिफाइन करी? ये पेज नंबर है बच्चों आपका 4.10 के एंड में। ये ग्रीन दिख नहीं रहा है मेरी उसमें, इसलिए पहले मुझे इसे अंडरलाइन करना पड़ता है, सो दैट बात समझ में आए। हाँ जी, तो क्या है साहब, जरा देखिए। रिलीजियस यात्रा, पिलग्रिमेज यात्रा, ये वाले में अब वो क्या कहते हैं इसके अंदर, इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन आप समझ रहे हैं। ऊपर मेन बात है, उससे रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे आना है। रिलीजियस यात्रा, पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज बाय एनी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट आर नॉट एग्जम्प्ट। कोई भी अगर करेगा रिलीजियस ट्रस्ट तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर वगैरह वो करेगा, कोई एग्जम्प्ट नहीं होगा। केवल कब एग्जम्प्ट होगा, जब स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन करे। वो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कौन है, और उनका गवर्नमेंट के साथ बायलैटरल अरेंजमेंट हो। ये बात किस एंट्री में करेगी, एंट्री नंबर 60 में। वो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनका मतलब समझ लीजिए। मीन्स लिखा है, मीन्स लिखा है, इसका मतलब फाइनल है, कोई दिमाग हम चला नहीं सकते। ये दो हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया और स्टेट हज कमेटी, और कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड KMVN। बस इन दो के थ्रू जाओगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। बाकी किसी की भी बस में बैठ के अगर अमरनाथ जी चले जाओगे या कहीं और चले जाओगे तो आपको जीएसटी देगा। ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो एंट्री 60 पे हो गई। तो कितनी एंट्री कर ली, एंट्री 1। एंट्री 1 कह रहा था 12AA का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, चैरिटेबल एक्टिविटी करो, चैरिटेबल एक्टिविटी 4 खत्म। फिर हमने एंट्री नंबर 13 पढ़ ली। 13 कहता था कि आप जो प्रेजेंट है, मतलब एक पब्लिक प्लेस वाला आपका जो एरिया है, अगर आप उसको किराए पे उठा देते हैं, किराए पे किस पर्पज से उठाते हैं मतलब नहीं पड़ता। अमाउंट अगर आप रूम पे उठा रहे हैं तो 1000 रुपए से कम होना चाहिए, बाकी केस में 10,000 रुपए से कम होना चाहिए। और वो आप 12AA में भी हो सकते हैं, 1023CV में भी हो, 1023BB में भी हो सकते हैं। इन सब में आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। फिर थर्ड आ गया एंट्री नंबर 60। अगर आप कोई पिलग्रिमेज से रिलेटेड अगर आप यात्रा वात्रा ये सब अरेंज कर रहे हैं, बट आप स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और गवर्नमेंट के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट होना चाहिए। एंड लास्ट वन, एंट्री नंबर 80। एंट्री नंबर 80, तो एंट्री नंबर 80 क्या कह रहा है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी। अगर आप ट्रेनिंग या कोचिंग दे रहे हैं किन चीजों की, आर्ट्स कल्चर और स्पोर्ट्स। आर्ट और कल्चर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये ट्रेनिंग्स कौन दे रहा है, 12AA में रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यानी मैंने 12AA में रजिस्टर्ड करा लिया अपने आप को, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं काई की ट्रेनिंग दे रहा हूं, एजुकेशनल। तो मैं आपसे क्या लूंगा, जीएसटी। लेकिन मैं डांस क्लासेस चला रहा हूं, मैं स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं कल्चरल की ट्रेनिंग दे रहा हूं, आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो उसके केस में उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं। तो ये नहीं है कि गौरव सर ने सोचा कि साहब मैं अपने आप को जीएसटी से बचा लेता हूं, 12AA में करा देता हूं, और लोगों को बोलूंगा, इनकम टैक्स को बोलूंगा चैरिटेबल काम कर रहा हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं, फीसेस कम ले रहा हूं। फीसेस ना लेना इज नॉट चैरिटेबल, फीस कम लेना इज ऑल्सो चैरिटेबल। मैंने बोला मैं कम ले रहा हूं फीस और बच्चों को पढ़ा रहा हूं, एजुकेशन चैरिटेबल है। तो गवर्नमेंट बोलेगी बेटा आप ट्रेनिंग दे रहे हो ना, कोचिंग दे रहे हो ना,
तो आप बस 80 पे ध्यान रखो। तो मैंने कहा ध्यान रखा, मैं 12AA में हूं। बोले और ध्यान रखो, क्या आप आर्ट, कल्चर या स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रेनिंग दे रहे हो? मैंने कहा नहीं, लेकिन मैंने बताने की कोशिश करी तो वो मना कर देंगे। बोले अब आप जीएसटी में आ गए, अब मत बताओ आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? इससे रिलेटेड अगर कोई बात कही हो नीचे एनालिसिस में, एनालिसिस। अच्छा एक क्वेश्चन देखें, चलो पहले इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। ये ट्रेनिंग और रिक्रिएशनल एक्टिविटी से रिलेटेड बात कर लेते, देख लेते हैं। Besides charitable activity services provided by way of training or coaching and recreational activity relating to arts culture by charitable registered 12AA are also exempt under entry 80। The term recreational activity बताई थी उन्होंने, आर्ट्स है, कल्चर है, स्पोर्ट्स है। Hence other than arts वगैरह outside the purview of entry रहेगा। Further training or coaching related to all forms of art culture sports is covered। वो तो स्पोर्ट्स का कोई भी हो, आप हॉकी सिखाओ चाहे क्रिकेट सिखाओ, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। इसके अलावा एक बात बोली इन्होंने, जीएसटी प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट। अच्छा एक बात बताइए, एक चैरिटेबल ट्रस्ट सर्विसेज दे रहा है, उस पर जीएसटी नहीं लगता, हम उसे सर्विस दे रहे हैं। जैसे मैं ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा हूं उसको, मैं उसे कोरियर की सर्विस दे रहा हूं, मैं उसे टेलीफोन की सर्विस दे रहा हूं। सी, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, वो या तो 1 में आ गया, 60 में आ गया, 13 में आ गया, 80 में आ गया, किसी में आ गया, वो जीएसटी से एग्जाम्प्ट हो गया। हमने उसके इंटरनेट लगाया, हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, क्या हम एग्जाम्प्ट होंगे? बताइए। नहीं, ऐसे तो फिर ये तो मतलब जबरदस्ती का, मैं कैसे एग्जाम्प्ट हो जाऊंगा, है ना। तो टू को प्रोवाइड करने में एग्जाम्प्ट नहीं होंगे, टू के केस में हम एग्जाम्प्ट नहीं होंगे, ठीक है। नॉट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। क्वेश्चन देखें, स्टडी ने क्या दिया है कि ये दिया है भव्य ज्योति। भव्य ज्योति फाउंडेशन, भव्य ज्योति फाउंडेशन ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12AA, बढ़िया बात है। हैज ऑर्गेनाइज्ड अ मेडिटेशन कैंप। किस एंट्री की तरफ मूवमेंट हो रहा है ये बताइए। 12AA भी हो गया, मेडिटेशन कैंप एंट्री नंबर 1, और बुड्ढों के लिए कर रहे हैं, ओल्ड एज पीपल्स के लिए कर रहे हैं। क्या 65 से ऊपर वालों के लिए करना जरूरी है मेडिटेशन कैंप? मेडिटेशन कैंप तो किसी के लिए भी करो, वो तो एजुकेशन प्रोग्राम था, वो भी रूरल वाला। बाकी तो मेडिटेशन कैंप किसी के लिए भी करो, ओल्ड के लिए, जीएसटी वुड बी एग्जम्प्ट। बस अब अगर आप सही से समझ गए होंगे तो एग्जम्प्ट होगा। ओल्ड एज पर्सन का प्लीज जरा ध्यान दीजिए, ओल्ड एज पर्सन वाला जो था वो सिर्फ एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए था, योगा पोगा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बताइए ये वाला पॉइंट समझ में आया नहीं आया? सिर्फ 4-5 ऐसी लंबी है, बाकी तो सब फटाफट फटाफट हो जाएंगे। ऐसा नहीं 81 में इतना बहुत टाइम लगेगा। अब 81 में से 4 तो कवर हो गई हमारी। बढ़ू आगे, एक और हेडिंग कवर करना है, ठीक। अब हेडिंग नंबर 4 पे आ जाओ जरा। हेडिंग नंबर 4 है आपका इनका हेल्थ केयर का। ये है पेज नंबर 3 हो गया, एजुकेशनल सर्विस। ये है पेज नंबर 4.28 पे। यस, हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विस से रिलेटेड कौन कौन सी एंट्रीज इन्होंने बताई हैं? 46, 74, 73। समझ रहे हैं ना? 81 टोटल एंट्रीज है। आईसीआई ने कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया है, तो आईसीआई ने कहा हेल्थ केयर से, हॉस्पिटल्स वगैरह, ये जो हेल्थ केयर होते हैं भाई, हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विसेज कहां कहां डिफाइंड है? 46 कहती है वेटरनिटी क्लिनिक की सर्विसेज भी
इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स, ये भी आएंगे। यानी अगर कोई डॉक्टर वेटरनिटी क्लिनिक चलाता है, जानवरों में भी तो जान होती है, तो अगर जानवरों का कोई डॉक्टर है तो वो अगर कोई सर्विसेज दे रहा है, आपके कुत्ते बिल्ली को देख रहा है और उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है और आपसे पैसे ले रहा है, तो वो जीएसटी में नहीं आएगा। 46 एंट्री। 74 सर्विसेज बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय वे ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। अगर कोई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, अगर वो कोई हेल्थ केयर सर्विस देते हैं, ये जो हॉस्पिटल की सर्विस है हेल्थ केयर ही है, ट्रीटमेंट एंड केयर एक ही बात है। एन ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स, यानी हेल्थ केयर सर्विसेज बाय ए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट दे, या ऑथोराइज मेडिकल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट तो हॉस्पिटल्स हो गए, ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, आपके घर आके उसने सर्विस दे दी या आपने डॉक्टर को पर्सनली दिखा दिया, या पैरामेडिक्स क्या होते हैं, नर्सेज। जैसे कई बार होता है ना, घर पे आपने बुलाया कि भाई मेरे इंजेक्शन लगा जाए, तो डॉक्टर आके लगाएगा इंजेक्शन। एक इंजेक्शन लगवाना है आपको, तो आप पूरा डॉक्टर को बुलाएंगे या कोई भी कंपाउंडर वगैरह आके इंजेक्शन लगा देगा? अब कंपाउंडर ने आके इंजेक्शन लगा दिया, आपके आपके हाथ पे कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगा दिया, अब उसने आपने उसको पैसे दिए, वो जीएसटी लेगा या नहीं लेगा? तो आप कहेंगे बेटा जीएसटी मत लेना, 74 में आ गए तुम। पैरामेडिक्स मतलब सपोर्टिंग स्टाफ। तो अगर ये लोग हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, यानी एम्बुलेंस की बात कर रहा हूं मैं। एम्बुलेंस की सर्विस अगर प्रोवाइड की जा रही है अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन ए वाले लोग तो दे ही रहे हैं, उनकी तो हेल्थ केयर सर्विस होगी। हॉस्पिटल अगर एम्बुलेंस दे रहा है वो तो हेल्थ केयर में ही है। इसके अलावा भी अगर कोई भी एम्बुलेंस की सर्विस दे रहा है, अरे मैंने एक एम्बुलेंस लगा दी, ना तो मैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट हूं, ना मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हूं, ना पैरामेडिक्स हूं, मैं तो आपको पढ़ाता हूं, एक गाड़ी पड़ी थी एम्बुलेंस में लगा दी, तो वो भी एग्जम्प्ट होगी। एम्बुलेंस की सर्विस फॉर एवरीवन। ये समझ नहीं पाते हैं बच्चे इसकी लैंग्वेज, हर एक के लिए एग्जम्प्ट। और एंट्री 73 क्या कहती है, कोर ब्लड बैंक। ब्लड बैंक्स वाले होते हैं, ये ब्लड बैंक के लिए क्या लेते हैं, मतलब अगर आप इनसे ब्लड लेते हैं तो ब्लड लेने का ये पैसा, मतलब आपको अगर ए पॉजिटिव चाहिए तो ए बी पॉजिटिव चाहिए तो आप इनको पैसे देके इनसे ब्लड ले सकते हैं, तो वहां पर भी वो एग्जम्प्ट होगा। प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स और एनी अदर सर्विसेज इन रिलेशन टू प्रिजर्वेशन, अगर कोर ब्लड बैंक अगर ये कोई सर्विसेज देता है तो ये सारी क्या होंगी, एग्जम्प्ट। तो प्लीज हेल्थ केयर में क्या क्या एग्जम्प्ट होगा, वेटरनिटी वाला भी एग्जम्प्ट होगा, जनरल भी एग्जम्प्ट होगा, पैरामेडिक्स भी एग्जम्प्ट होंगे, एम्बुलेंस भी एग्जम्प्ट होगी और ब्लड बैंक भी एग्जम्प्ट होगा। अब एनालिसिस देखिए, एंट्री 74 से रिलेटेड एनालिसिस, एंट्री नंबर 74 से रिलेटेड जरा देखिए। हेल्थ केयर सर्विस बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रोफेशनल पैरामेडिक्स आर एग्जम्प्ट। अरे ये क्या बात बता रहे हैं, और देखिए हेल्थ केयर सर्विस का मतलब क्या होता है सर, ये तो बता दीजिए। मींस, ओ माय गॉड, समझना है, एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस, जिसमें मैं चेक करूंगा। आप कह रहे हैं सर मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर डायग्नोज कर रहा है, इलाज करूंगा नहीं करूंगा मुझे नहीं पता, मैं डायग्नोज ही कर रहा हूं भाई। इसके भी अगर पैसे लूंगा तो वो हेल्थ केयर में आएगा, ये मत कहना मेरा तो इलाज ही नहीं हुआ, डायग्नोज करके बता रहा हूं। ट्रीटमेंट कर रहा हूं वो भी आएगा, केयर कर रहा हूं वो भी आएगा। आईसीयू में भर्ती कर दो, 3 दिन आईसीयू में रहेगा, ऑक्सीजन लगा दो, हमें नहीं पता, जब डॉक्टर आके देखेंगे, केयर करने का काम कर, ठीक है, ये सब कर रहे हैं। और एनी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बस काम किससे कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन से। अब सर ये क्या बोला है, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन? भाई साहब अब एलोपैथी होंगे, होम्योपैथी होंगे या आयुर्वेद से कर रहे हो, किससे इलाज कर रहे हो? सर मैं तो झाड़ फूक कर देता हूँ, एक हमारे पास झाड़ा है मोरपंखी का, वो मार देता हूँ सर पे, उसके 200 रुपए ले लेता हूँ। ये क्या किया? बोले इससे मेरे हाथ में शफा है। एक मैं गया था किसी के पास, वो कह रहे थे कि साहब मेरे हाथ में शफा है, मैं लोगों का इलाज करता हूँ, मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आए। मैंने कहा शफा क्या होता है? बोले मेरे हाथ में मतलब मैं जिसके सर पे हाथ रख देता हूँ वो सही हो जाता है। बोले इस बात के मैं पैसे ले लेता हूँ। बताइए वो एग्जम्प्ट होगा क्या? वो रिकॉग्नाइज सिस्टम होगा मेडिसिन का? तो ये नहीं है। ऐसे तो मैं बोलूंगा कि ये बच्चे थोड़े बीमार है, मैं इन्हें पढ़ा देता हूं तो इनके अंदर जान आ जाती है। ये क्या बात हुई, ये क्या बकवास हुई? हर इंसान ऐसे यहां थोड़ी ना कन्वर्ट कर लेगा। वो कह रहे हैं एनी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन।
तो कई बार आप देख रहे हो झाड़ फूक लगवाने चले जाते हैं, बाबा जी ने भभूत दे दी, वो खा लिया आपने, आप सही हो गए, आपको अंदर से फील आ रहा है मैं सही हो गया, वो सब कुछ नहीं, उसमें अगर पैसा दोगे तो दैट इज टैक्सेबल। ठीक है, तो पहले जरा देख ले एनी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है भाई, कहाँ है, ये रहा एलोपैथी। बाबा रामदेव इसमें कवर हो गए, बोले साहब मैं योगा कराऊंगा इससे सही हुआ तो उसके पैसे पे एग्जम्पशन होगी। नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे, तो बाबा बाबा यहाँ कवर नहीं हुए। तो प्लीज, यानी आप डायग्नोज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम से करेंगे तो एग्जाम्प्ट होगा प्लीज। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट कर रहे हैं टू एंड फ्रॉम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, वो भी एग्जाम्प्ट होगा, और मैंने बता दिया कोई भी करे। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांटेशन, ये ग्रीन दिख नहीं रहा मेरे में, कोई बात नहीं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन, बाल उड़ गए किसी के, जैसे मेरे ही उड़ रहे हैं, मैं इसमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा लूं, वो ऑब्वियसली किसी डॉक्टर से कराऊंगा, तो डॉक्टर से कराऊंगा, वो पैसे लेगा, वो जीएसटी लेगा या नहीं लेगा, वो कहेंगे हाँ भाई जीएसटी लेंगे, ये क्या हुआ हेयर ट्रांसप्लांटेशन। हीरो हीरोइन की किसी की नाक टेढ़ी है, किसी का कुछ है, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करा दी, चार्जेबल है। लेकिन अगर कोई जल गया, कोई एक्सीडेंट में जल गया, उसका हाथ जल गया, उसका चेहरा जल गया और उसे प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी, बताइए वो एग्जाम्प्ट होगा, उसके बाल चले गए, उसको हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ा, वो क्लिनिकल ट्रीटमेंट है या वो अदर देन क्लिनिकल ट्रीटमेंट है, बताइए जवाब दीजिए। देखिए एक बात सुनिए, एक आदमी आग लग गई, जल गया, बाहर निकला, जलने के बाद उसके बाल यहां से सब गायब हो गए और चेहरा जल गया। अब वो कह रहा था मैं तो एक्सीडेंट में जल गया, वो गया डॉक्टर के पास, प्लास्टिक सर्जरी कराई और उसने अपने बाल लगवा लिए। अब क्या ये हेल्थ ट्रीटमेंट है या ब्यूटी ट्रीटमेंट है? हेल्थ ट्रीटमेंट, तो बेटा वो तो एग्जाम्प्ट होगा ना अनुष्का। एक मैंने कहा यार मेरा चेहरा तो बढ़िया लग नहीं रहा है, बाल वाल सब उड़ रहे हैं, मैंने अपने बाल इधर उधर से लगवा लिए बढ़िया स्टाइलिश और अपना चेहरा करा लिया, ये हेल्थ ट्रीटमेंट है, ब्यूटी ट्रीटमेंट है? हाँ, तो वो टैक्सेबल होगा। प्लीज जरा इसको सही से पढ़ लीजिए, एग्जाम में आ गया तो ध्यान रखिएगा। हेयर ट्रांसप्लांटेशन, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, बेटा ये टैक्सेबल होंगे, डज नॉट इंक्लूड लिखा है। लेकिन वेयर ये सब किया जा रहा है ड्यू टू डिफेक्ट हो गए, डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटी हो गई, इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया, इस चक्कर में किया जा रहा है, तो भाई एग्जम्पशन मिल जाएगी। इज इट क्लियर? रिकॉग्नाइज सिस्टम बता दिया आपको, और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट आप समझ गए, कोई क्लिनिक, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ये सब आ जाएंगे। ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर है, पैरामेडिक्स में बता दिया, नर्सिंग स्टाफ आ जाएंगे, ठीक है, टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के मुझे आंसर देने हैं, मैंने सब खत्म कर दिया, ऊपर एक बार देखता हूं प्लीज। हाँ मैंने सब खत्म कर दिया, 3 आई इसमें, 46, 74, 73। सर एग्जाम में हमें नहीं याद रही, ना याद रहे, तुम्हें मेन बात याद रहनी चाहिए, एंट्री ना याद रहे। अब इसको लॉजिकली बताना जरा, रेंट ऑफ रूम प्रोवाइडेड टू इन अ पेशेंट, जरा लॉजिकली बताना। एक पेशेंट आया, पेशेंट हमारे साथ, मेरा अस्पताल है, पेशेंट को मैंने पहले उसका चेकिंग करी, डायग्नोज किया, मैंने कहा भाई बड़ा गंभीर बीमार है भाई तू तो, बोला हाँ साहब हूं, इस बात के मैंने पैसे लिए उससे, पहले बताओ जीएसटी में आएगा या नहीं आएगा? मैं डॉक्टर हूं, नहीं आएगा, डायग्नोसिस किया, मैंने कहा भाई तू तो निकल जाएगा 1-2 दिन में, अगर सही से ट्रीटमेंट हुआ, इसको भाई एडमिट कर दो, एडमिट कर दिया हमने रूम में एडमिट करा, उन्होंने कहा सर रूम के क्या चार्ज है, मैंने कहा 10,000 रुपए पर डे, जितना 5 स्टार में नहीं होता उतना हॉस्पिटल्स में होता है, समझ लो 10,000 रुपए पर डे पे हमने उसको एडमिट कर दिया। अब उनने हमें 10,000 रुपए रेंट भी देना शुरू करा, बताइए इस रेंट पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, लॉजिकली बताइए, क्यों नहीं लगना चाहिए? ये रूम के बिना क्या मैं ट्रीटमेंट कर पाता? रूम दिए बिना ट्रीटमेंट कर पाता? या एडमिशन मैंडेटरी है? एडमिशन मैंडेटरी, हर समय ऑब्जर्व करना है, तो इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। तो इफ इट इज अ कंपोजिट सप्लाई, व्हाट इज द मेन सप्लाई? ट्रीटमेंट, और रूम का उसे लग्जरी ट्रीटमेंट।
अब ट्रीटमेंट इज द मेन थिंग और इफ दैट इज एग्जाम सो रेंट शुड बी द एग्जाम। तो इन्होंने तो सर ये बता दिया कि एग्जाम और इसका सर्कुलर निकाला है क्या आपको ये लॉजिक नहीं समझ में आता कि एग्जाम्प्टी होना था, इसमें गवर्नमेंट को सर्कुलर निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब जरा सुनिए, मेरे हॉस्पिटल में आप एडमिट हो गए पर मैं इतना अच्छा डॉक्टर नहीं हूं, मैंने एक सीनियर डॉक्टर को बुलाया, उस डॉक्टर ने मुझसे फीस चार्ज करी और मैंने आपसे फीस चार्ज करी, मैंने आपसे जो चार्ज करी वो एग्जाम्प्ट है, मैंने जो सीनियर डॉक्टर ने मुझसे चार्ज करी उसने मुझे तो डायग्नोज नहीं करा, उसने आपको डायग्नोज करा बट फीस मैंने दी, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्प्टेड। अरे वरना तो फिर महंगा हो जाएगा ना इलाज। गवर्नमेंट का बेसिक पर्पस क्या है हेल्थ को छोड़ने का? आप एक लॉजिक लगाइए कि भैया हेल्थ एजुकेशन ये सब सस्ता होना चाहिए। अब सीनियर डॉक्टर अगर मुझसे जीएसटी ले लेगा तो बेटा वो तो मैं आपसे भी चार्ज करना शुरू करूंगा ना, कॉस्ट बढ़ानी शुरू करूंगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई हॉस्पिटल सीनियर डॉक्टर को बुलाता है और सीनियर डॉक्टर हॉस्पिटल से पैसे चार्ज करता है, दैट इज ऑल्सो एग्जम्प्टेड, चाहे भले ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, ये सब एग्जम्प्ट होंगे। सर अमाउंट चार्ज बाय हॉस्पिटल फ्रॉम द पेशेंट्स, अब जरा सुनिए, यहां सुनिए आप, हॉस्पिटल ने 10,000 पेशेंट से चार्ज करा, 7,500 उसका खर्चा हुआ, 2,500 बच गए, इस पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? गवर्नमेंट कहती है अगर जीएसटी लग गया तो अल्टीमेटली तो पेशेंट पे ही आएगा, भाई तुम्हें क्या बचा क्या नहीं बचा सब एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, एग्जम्प्ट होगा, बस एक बात ध्यान रखना हॉस्पिटल में टैक्सेबिलिटी मत कर। फूड दे रहे हैं हम, ओ माय गॉड, आपको पता है बिल्कुल 5 स्टार ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल में एडमिट होने में। मैं तो एक बार एडमिट हुआ था, मैं वैसे ही सही हो गया ट्रीटमेंट देख के, मतलब लग्जरी देख के। फूड आता है जबरदस्त। अब वो फूड आ रहा है, बताइए फूड टैक्सेबल होगा एग्जम्प्ट होगा? अपने लॉजिक से बताइएगा। एग्जम्प्ट होगा बिना, भाई वो तो कंपोजिट सप्लाई हो गया ना। अब मैं क्या पढ़ाऊं आपको यार, आप इसे खुद ही देख लेना ना, ये सब एग्जम्प्ट होगा। अच्छा अब फूड सप्लाई में एक हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फूड सप्लाई में, अच्छा ये फूड भी कैसे है जरा मेरी बात समझिए। फूड एग्जम्प्ट होगा, फूड दो तरीके से दे सकते हैं, हॉस्पिटल की अपनी कैंटीन है और हॉस्पिटल बाहर से अरेंज कर रहा है, दोनों एग्जम्प्ट होंगे। लेकिन अच्छा when outsourced there is no ambiguity that the supplier shall charge tax as applicable, the hospital will get no ITC। तो अगर आउटसोर्स भी कर रहे हैं तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब क्या हुआ, पेशेंट के अलावा पेशेंट के तीमारदार भी होते हैं। एक पेशेंट होता है, भीड़ हॉस्पिटल में क्यों होती है, पेशेंट एक होता है, 5 उसके साथ वाले होते हैं जो अपने मोबाइल में ही लगे होते हैं लेकिन उसे दिखाते हैं कि वो उसके साथ है। अब एक बात बताइए, वो पेशेंट के साथ वाले तीमारदार भी खा रहे हैं, बताइए उन पे टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? फूड पे लगना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, अदर सप्लाईज ऑफ फूड्स बाय हॉस्पिटल टू पेशेंट और देयर अटेंडेंट, पेशेंट जो एडमिट नहीं हुआ वो क्यों खा रहा है यार, यहाँ वो कंपोजिट में थोड़ी ना आएगा। तो पेशेंट नॉट एडमिटेड या अटेंडेंट और विजिटर आर टैक्सेबल, प्लीज दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज। अब जरा ये देखिए, हॉस्पिटल ने क्या करा, कुछ शॉप भी खोल दी, अदर देन हेल्थ केयर शुरू कर दिया, एडवर्टाइजमेंट अपने यहाँ लगाने शुरू कर दिए, तो उन सब पे तो जीएसटी लगेगा ना। हॉस्पिटल हो इस बात से थोड़ी ना बच जाओगे, उन पे जीएसटी लगेगा। बताइए क्लियर है ये पॉइंट? तो इनमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मैंने आपकी 7 एंट्रीज उड़ा दी। इसके अलावा पेज 4 पॉइंट, यहां पे कोई डाउट है तो बताइए। अब आ जाइए जरा 4.68 पे, कुछ और एंट्रीज भी खत्म कर दूंगे आपकी। 4.68 पेज पे थोड़ा टाइम लगेगा मुझे आता है, मैं कहां तक आया, 4.53। फोर पॉइंट सिक्स, इसमें ही मैं बताता हूँ अभी। 68 की जगह आप आइए, अदर सर्विसेज का है, अदर सर्विसेज
अदर एग्जम्प्टेड सर्विसेज 4.73 अदर एग्जम्प्टेड सर्विसेज, इनके एंट्री नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें छोटी छोटी हैं 12, एंट्री नंबर 12। एक सेकेंड भैया, एक एंट्री नंबर 12 है, एंट्री नंबर 12 आप अपने सामने खोल लीजिए, थोड़ा अटक गया। एंट्री नंबर 12 क्या कह रहा है? सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग और ड्वेलिंग ऑफ द हाउस। अगर हम रहने के लिए किसी को घर दे रहे हैं, अगर हम रहने के लिए किसी को घर दे रहे हैं तो दैट इज एग्जम्प्टेड। ड्वेलिंग के लिए अगर मैं किसी को घर दे रहा हूं दैट इज कंप्लीटली एग्जम्प्टेड, दैट इज कंप्लीटली एग्जम्प्टेड। अगर मैं रहने के लिए किसी को घर दे रहा हूं तो दैट इज कंप्लीटली एग्जम्प्टेड। ठीक है जी। तो अगर मैं रेंटिंग या ड्वेलिंग के लिए किसी को घर दे रहा हूं तो दैट इज कंप्लीटली एग्जम्प्टेड। जस्ट वेट। चलो आप कोई बात नहीं, एंट्री नंबर 12 बस समझ लीजिए। तो जैसे अगर हम घर को किराए पर देते हैं रहने के लिए, ड्वेलिंग पर्पज से, अगर किसी को मैं ऑफिस वगैरह बैंक वगैरह को किराए पर देता हूं तो वो टैक्सेबल होगा। सिर्फ ड्वेलिंग के लिए अगर मैं किसी को घर दे रहा हूं तो वो क्या होगा मेरा? कंप्लीटली एग्जम्प्टेड। ठीक है, तो एंट्री नंबर 12 आप पढ़ लीजिएगा। एंट्री नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो होटल वगैरह होते हैं, ये होटल अगर रूम रेंट पर लगाते हैं, होटल, इन हाउस, गेस्ट हाउस, क्लब, ये सब लिखे हुए हैं आपके सामने, ये अगर किराए पर लगाते हैं होटल वगैरह रूम, तो 1,000 रुपए पहले था, इस बार अमेंडमेंट हुई है। अभी आपकी स्टडी में तो 1,000 पर डे से बिलो लिखा है, अब अप टू 1,000 हो गया। 1,000 रुपए तक, यानी 1,000 भी अगर है, स्टडी में करेक्ट कर लीजिएगा, अमेंडमेंट हो गए। 1,000 रुपए तक का भी अगर आप रूम लेते हैं, देते हैं, तो इन्हें जीएसटी चार्ज नहीं करना है। यानी मैं किसी होटल में जाता हूं और मैं वहां पे 950 रुपए का रूम लेता हूं तो दे कैन नॉट चार्ज जीएसटी। 1,000 का भी लेता हूं दे कैन नॉट चार्ज जीएसटी। 1,001 रुपए पे जीएसटी चार्ज होगा। जो ऊपर वो हमने पढ़ी थी एंट्री, क्या कहते हैं इसकी, प्रीसेंट्स वाली, जो वो लोग अपना एरिया किराए पर दे रहे थे, वहां 1,000 से कम ही है जो वो रूम रेंट पर दे रहे थे। जो रूम रेंट पर दे रहे थे रिलीजियस प्लेस वगैरह, वो 1,000 से कम है वहां, लेकिन यहां पर 1,000 रुपए तक है। तो दो एंट्रीज आप ये भी ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी एंट्रीज? कि अगर अगर हम अगर हम होटल है और होटल अगर 1,000 रुपए से नीचे का रूम किराए पर दे रहा है या 1,000 तक का दे रहा है, 1,000 का भी, तो उसे जीएसटी नहीं लेना है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी। देन यानी दो एंट्री हो गए, 12 और 14। 12 क्या है? अगर मैं किसी को रहने के लिए किराए पे जगह दे रहा हूं, अगर वो रह रहा है, मेरा रेजिडेंशियल इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं रहने के लिए अगर किराए पर दे रहा हूं तो उस पर जीएसटी नहीं लेना। अभी मैंने अपनी एक बिल्डिंग बैंक को दे रहा हूं किराए पे, तो मैं उनसे जो किराया लूंगा आई विल चार्ज जीएसटी, लेकिन रहने के लिए दूंगा तो जीएसटी चार्ज नहीं करना। होटल में अगर आप जा रहे हैं 1,000 रुपए का भी रूम ले रहे हैं तो आपको जीएसटी पे नहीं करना है। इसके अलावा एंट्री नंबर 23 और 23A और निकाल लीजिए आप अपने उसमें, 23 एंड 23A, ये दोनों एंट्रीज और निकाल लीजिए आप। 23 क्या कह रही है? कि अगर आप टोल पे जाएंगे, टोल पे अगर आप जाएंगे तो टोल के केस में आपको, यस आ गया, यहां पे देख लीजिए 23 के केस में
अगर आप टोल चार्जेस पे करते हैं तो आपको जीएसटी नहीं देना है। 23A क्या कहता है कि देखिए दो तरीके से टोल का होता है। गवर्नमेंट रोड बनाती है, रोड बनाने के बाद एक गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है। वन इज रोड पे जो खर्चा हुआ, ये खर्चा गवर्नमेंट ने नहीं किया, रोड का खर्चा किया XYZ ने। XYZ ने रोड बना दी, गवर्नमेंट इससे कहती है देख भैया रोड तुमने बना दी, रोड का पैसा हम नहीं देंगे। इस रोड का पैसा एक तरीका यह है कि यहां पे एक टोल लगा दो और जो भी कार वगैरह यहां से गुजरेंगी उनसे आप क्या कर सकते हो, टोल ले सकते हो और रोड का पैसा वसूल सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम नहीं चाहते आप टोल लगाएं, आप हमसे गवर्नमेंट से पैसा ले लीजिए एन्युटी बेसिस पे। एन्युटी मतलब 25-30 साल तक हम आपको हर महीने 15 लाख 20 लाख रुपए महीना देंगे क्योंकि आपने रोड बनाई है। दोनों ही केसेस एग्जम्प्ट है, प्लीज मेरी बात समझिए। मैं गवर्नमेंट के लिए रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, गवर्नमेंट कहती है हम पैसा नहीं दे रहे, आप टोल बना लो और आपका 2000 करोड़ खर्चा हुआ है जो टोल से आप निकाल लो। सेकेंड ऑप्शन, हम नहीं चाहते यहां टोल लगे, आप हमसे 30 साल का एग्रीमेंट कर लो और हमसे पैसा ले लो। तो इस XYZ को किसी भी मोड में पैसा मिले दैट इज नॉट टैक्सेबल। तो ये देखिए टोल चार्जेस भी एग्जम्प्ट है और एन्युटी पेमेंट भी एग्जम्प्ट है 23 और 23E। कोई डाउट है यहां पे? समझ में आ गया टोल और टोल चार्जेस एन्युटी वाला? और बस आज का लेक्चर खत्म, 12th कर लीजिए और 14 जरूर कर लीजिए। 14th में मैंने दोबारा बता देता हूं, यहां वैल्यू ऑफ सप्लाई जो लिखा है इन्होंने, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो इन्होंने लिखा है 1000 से बिलो, इस बिलो को काट दीजिए। यहां आज की डेट में क्या हो गया है, बिलो की जगह अप टू हो गया है, बिलो की जगह क्या हो गया है अप टू, तो इस बिलो को काट दीजिए। तो आज हमने कौन सी एंट्री कर दी, एंट्री 1, 13, 60, 80 ये एंट्रीज करी। इसके अलावा 12 करी, 14 करी, 23 करी, 23A करी। इसके अलावा हेल्थ केयर सर्विस में भी हमने करी है 72 to 74 थी, क्या थी वो और करी थी 73, 74। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 46 भी थी, 11 एंट्रीज आपकी ओवर हो गई आउट ऑफ 81। ठीक है जी, तो इसे आप कर रखिए। ओवरहेड चैप्टर आपने रिवाइज करने में, स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग अपनी।